नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और कमोडिटी बाजार में जो एक्शन है उस पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन स्पेसिफिकली बात करेंगे रुपए की, क्योंकि रुपए में जो गिरावट है वो बहुत एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। तो कितनी और गिरावट आएगी, क्या नई रेंज होगी रुपए की, इस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की कि क्यों क्रूड की जो गर्मी है वो ठंडी पड़ती हुई दिख रही है, क्या ट्रिगर्स हैं आगे के लिए कच्चे तेल के लिए, क्या प्राइस रेंज रह सकती है, इस पर भी हमारा फोकस होगा। और इसके अलावा बात करेंगे कॉटन की कि कॉटन में क्या वापस तेजी लौटती हुई दिखेगी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड हाइज देखे इसी साल, उसके बाद एक डिसेंट करेक्शन भी आते हुए देखा। अब वापस से जो मोमेंटम बना है या जो खबरें आई हैं उसके बाद कॉटन का रुख क्या रहेगा, इस पर भी हमारा फोकस होगा। इन सब पर बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैरडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के कंसल्टेंट बीरेन वकील मौजूद हैं, मेहता इक्विटीज के वीपी राहुल कलांत्री हैं, साथ ही ग्रीनबैग एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ ही bsplindia.com के सीईओ विजय भंबानी और डीडी कॉटन के एमडी डीडी कॉटन से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे एक सरिया हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रुपए की कि रुपए की चाल किस तरफ जाते हुए दिख रही है। कल हमने रिकॉर्ड लोअर लेवल्स आते हुए देखे फेड के पॉलिसी आउटकम के बाद, और उसके बाद अब वीकनेस और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय रुपए को ड्राइव कर रहे हैं, फिर चाहे वो एफआईएस का आउटफ्लो हो, एक्विटीज की परफॉर्मेंस हो, डॉलर की स्ट्रेंथ हो, ग्लोबल रिसेशन, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स क्यों ना हो, और जो इंडिकेशन दिया है फेड ने कि यहाँ से फर्दर जो रुख रहेगा उनका वो सख्त ही रहेगा, उसके कारण भी हमने रुपए में वीकनेस आते हुए देखी। तो रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया कहाँ जा रहा है, यहाँ से और कितना कमजोर होगा, इस पर सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए, ऑलरेडी 81 रुपए 23 पैसे का नया निचला स्तर हमने बनते हुए देखा है। फिलहाल 80.85 के आसपास कारोबार कर रहा है। आशंका तो कल भी यही बन रही थी कि वीकनेस दिखेगी, 81-8150 लाइकली है, बट बड़ा सवाल यहाँ से और कितनी वीकनेस आपको दिखती है? देखिए, जो हालत ऐसे है कि ओवरऑल सिचुएशन वीकनेस की है। इक्विटी मार्केट्स में भी सेलिंग आई है। यूएस के जो इंडिकेशन आई है, जो मेजर रेट हाइक और आगे दो रेट हाइक की बात करें, उसके कारण सारा मार्केट में एक हलबली मची है। तो इंडिया में भी रुपया में थोड़ा पैनिक टेक बाइंग हुई है। इनफैक्ट स्टॉप लॉस बाइंग जैसे हुई है, सम एक्सपोर्ट कैंसलेशन भी हुई थी, उसके कारण हमने कल एक बड़ा मूव देखा, ऑलमोस्ट 1% डिप्रिसिएशन देखे। तो ओवरऑल आउटलुक थोड़े वीकनेस है, लेकिन इंडिया में जो आरबीआई जो एक्शन ले रही है उसके कारण थोड़ा जो वीकनेस का जो पेस है थोड़ा कम है। इनफैक्ट आज माना जा रहा है कि 80 रुपया गैप में खुला, 81 के ऊपर खुलने के बाद आरबीआई की थोड़ी इंटरवेंशन दिखाई थी, तो उसको अभी हमने नीचे 80-85 लेवल के देखे हैं। तो शायद अभी रुपया का जो 80 लेवल में जो आरबीआई इंटरवीन कर रहे थे, शायद अभी वो 81 का लेवल में शायद इंटरवीन करेंगे, और रुपया अभी इस लेवल से थोड़े करेक्शन देखते हैं, क्योंकि कल जो लॉन्ग पोजीशन बुक है शायद प्रॉफिट बुकिंग हम देखेंगे, तो उसके कारण 80-50, 80-20 भी आ सकते हैं। तो बट जब तक ये जो रेट हाइक साइकिल और ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जो रशिया ने जो वार का सेकंड लेवल ऑफ अटैक की बात करें, उसके कारण थोड़ा मार्केट में एक सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस रहेगी, जो रुपये में हम देखेंगे। मोटा मोटा लग रहा है अभी 81 शायद लेवल में आरबीआई इंटरवीन करेगी, और इस लेवल में थोड़े दिन तो होल्ड करेगी। तो रुपया एक रेंज जो 80-50 या 80-20 टू 80-81 के रेंज में शायद देख पाएंगे हम। ओके तो 81 के लेवल्स के आसपास आरबीआई की ओर से आप इंटरवेंशन देख रहे हैं, लेकिन अगर आप फरवरी से लेके अब तक की रुपए की चाल देखें तो वो थोड़ी वीकर साइड पर ही रही है। कितना स्कोप आरबीआई के पास है अग्रेसिव इंटरवीन करने का, या आपको लगता है कि 81 पार करेगा और टिका तो आरबीआई की ओर से अग्रेसिव स्टांस कुछ हो सकता है? देखिए, फरवरी के बाद जो हमने माहौल देखा है पूरा नेगेटिव था। और जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, तो सारा मार्केट आप कोई भी इकोनॉमी देख लीजिए, यूरोप देखिए, यूके देख लीजिए, वहां भी काफी उनका इन्फ्लेशन थम नहीं रहा है। तो ऑल द सारे सेंट्रल बैंक रेट हाइक कर रही है, जो कभी किए नहीं। तो 25 बेसिस पॉइंट नॉर्मल लेवल था, लेकिन वहां पर 50 बेसिस पॉइंट का करे। यूएस में 3 बार 75 बेसिस पॉइंट हाई किया है। तो इसके कारण थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगी, जो टेम्पररी रहेगी, जब तक ये जो यूएस इन्फ्लेशन थम के, जैसे अभी इन्फ्लेशन कम के, तो नाउ वी आर क्लोज टू रिसेशन, या यूके में ये रेट हाइक बंद होगा, तब तक ये प्रेशर रहेगा और इक्विटी मार्केट में उसका इम्पैक्ट और आउटफ्लो रुपये में दिखेगा। लेकिन
कहीं तो थम जाएगा और उस जब थमेगी उससे एक डिसेंट करेक्शन देख पाएंगे। लेकिन आरबीआई वो बड़ा मूव होने नहीं दे रहे, वो धीरे धीरे एक स्टेप वाइज रुपी डिप्रेशन के लेवल से कर रहे, सो दैट पैनिक मार्केट ना हो। अब जो इंटरवेंशन एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से रुपया थोड़ा स्टेबल रहेगा, तो पैनिक बाइंग जो होती है वो शायद कम हो सकती है। तो आरबीआई जो अपने रोल कर रही है बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और मार्केट का आउटलुक जो है थोड़ा नेगेटिव है। तो जब तक ये जो इकोनॉमिक जो ग्लोबल सिचुएशन सामने जाता, ऐसे पैनिक और वोलेटिलिटी और अप डाउन मूवमेंट रहेगा। बट लेकिन इंडिया का जो वे सेंट्रल बैंक इंटरवेन कर रही है, सेंट्रल बैंक जो मेजर्स ला रही है, उसके कारण ये जो डिप्रिसिएशन काफी कम है कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। फरवरी से अगर आप अब तक देखोगे ऑलमोस्ट 9 to 10% रुपये डिप्रिसिएशन हुई है, 9.5 के आसपास। लेकिन ये जो एक करेक्शन हम देख पाएंगे जब मार्केट सेटल होके इक्विटी मार्केट में वंस अगेन एफआई बाइंग आएगी, तो वो बिग फ्लोस ये जो रुपी डिप्रिशिएशन के करेक्शन देंगे। और दूसरी बात अभी देखने लायक है, ये अगले हफ्ते आरबीआई इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ाती है, क्योंकि यूएस के 75 बेसिस के मुकाबले इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़े, तो इस बार भी 50 बेसिस पॉइंट की आकांक्षा है। अब 50 है, उसके कम हुआ तो वो एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, उसके कारण भी रुपये में करेक्शन। तो नेक्स्ट वीक भी एक क्रूशियल पीरियड है जहां पर हम रुपये में थोड़ा एक्शन देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी होगी, उस पर भी नजरें बनी हुई होंगी, क्योंकि अभी तक कोई अग्रेसिव इंटरवेंशन आरबीआई की ओर से नहीं आया है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि इनएडिक्वेट लिक्विडिटी भी है बैंकिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से भी आरबीआई थोड़ा असाइड ही रहा है इस पूरे सिनेरियो में जो पिछले 2 दिनों में हमने देखा। और अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी नेक्स्ट वीक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, शायद कुछ मेजर्स लिए जाएं टू सूदन द लिक्विडिटी, तो उस पर भी नजरें बनी हुई होंगी। लेकिन रुपए की जो चाल है उसका इम्पैक्ट हम इक्विटीज हो या कमोडिटीज सभी पे देख रहे हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, और कच्चे तेल में हमने देखा कि जो लेवल्स आते हुए दिखे ब्रेंट में वो $90 के आसपास है, $90 के नीचे भी हमने लेवल्स जाते हुए देखे। तो क्या समीकरण कच्चे तेल के लिए बन रहे हैं, इस पर राय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए bsplinnet.com के सीईओ विजय भंबानी मौजूद है, क्योंकि एमसीएक्स पर हमने देखा कच्चे तेल में 6800 के नीचे ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है, और ब्रेंट में $90 के फिलहाल लेवल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब ओपन हुआ था तो उसके नीचे के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दिए थे। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप कैसे देखते हैं, अब जैसे सुब्रमण्यम जी ने भी कहा कि रुपये की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्दर वीकनेस दिख सकती है। अब तक हमने आरबीआई की ओर से भी कोई अग्रेसिव स्टांस देखा नहीं है, और शायद जो कमेंट्स फेड की ओर से आए हैं कि रेट जो रहेंगे, इंटरेस्ट रेट वो हायर साइड पर ही रहेंगे, उसकी वजह से भी आरबीआई को मालूम है शायद कि अगर वो इंटरवेंशन करते भी हैं तो वो अग्रेसिव इंटरवेंशन शायद सस्टेनेबल ना हो, कंसीडरिंग क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो भी प्ले कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, रुपी मूवमेंट को, फेड स्टांस को क्रूड पर्सपेक्टिव से? नमस्कार और शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। जब मैं पिछली बार आपके शो पे आया था तो मैंने कहा था, जो कि मैं पिछले 1.5 वर्ष से कह रहा हूँ, कमोडिटी बाजार में कोई भी सुपर साइकिल नहीं है, ये एक मिथ्या है। और ये जो तेजी बेतहाशा तेजी आई है कमोडिटी मार्केट में, ये कोविड के लॉकडाउन के बाद अनबैक्ड करेंसी प्रिंटिंग जो हुई है सेंट्रल बैंक्स की सारे विश्व भर में, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशनरी तेजी है, ना कि सुपर साइकिल। अब आप देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली पिछले कुछ दिनों में एक बदलाव आया है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और 3 लाख लोगों की भर्ती भी होगी रूसी फौज में। नॉर्मली जो नौसिखिए होते हैं वो कहते हैं कि लड़ाई के माहौल में जो है कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो लंबी लड़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अगर आप रिसोर्स रिच एक मुल्क हैं जैसे कि रशिया है, उसे पैसा इकट्ठा करने के लिए कमोडिटीज को बेचना पड़ता है। कैश फ्लो तब आता है जब आप कोई व्यापारी अपना माल बेचता है और उसकी वसूली होती है, पैसे की रियलाइजेशन होती है। तो अब कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बाजार जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारें हैं, मैं उनमें काफ़ी वॉच रखता हूं। उनका जो ओपिनियन है वो ये है कि अब रशिया को बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज बेचने पड़ेंगे, चाहे वो धातु हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल हो। इसकी वजह से आपको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में गिरावट का माहौल दिखेगा।
और $100 का जो स्तर था, मैं WTI की बात करना पसंद करूंगा क्योंकि भारत WTI से अपना क्रूड बेंचमार्क करता है। ब्रेंट एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है। तो WTI जो है वो $100 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से गया था कि फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। अगर ये हमला नहीं होता तो शायद हम $100 का रेट ना देखते। तो हालांकि पब्लिक डोमेन में कुछ बातें हुई थी छोटी अवधि के लिए कि 200, 250 और $300 प्रति बैरल, लेकिन अगर आप उसकी विपरीत स्कूल ऑफ थॉट ध्यान दें तो ये पॉसिबिलिटी भी है, जो डाइवर्जेंट व्यू है, कि 60, 65 और $70 प्रति बैरल WTI आ सकता है अगर रशिया ने डिस्ट्रेस सेल की जो अपनी कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, अगर लड़ाई को उन्हें फंड करना है, और लड़ाई हमेशा एक एक्सपेंसिव अफेयर होता है, बहुत महंगा एक युद्ध जो है उसकी परिभाषा ही महंगाई होती है, तो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज तो बेचने पड़ेंगे। ये काउंटर व्यू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरा नजरिया जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर है वो दोनों मंदी का है। अवश्य इनमें पुल बैक रैलीज आएंगी। अगर आप WTI की बात करें तो मुझे नहीं लगता है अब 92 या $93 के ऊपर WTI जाएगा। निचले स्तर पर मुझे लगता है आने वाले कुछ सप्ताहों में अगर 70 से $73 का रेट हमें स्क्रीन पर देखने मिल जाए तो मुझे कोई अचरज नहीं होगा। जहां नेचुरल गैस का सवाल है उसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और 600 के लेवल के नीचे जितना ये ज्यादा टिकता है MCX पर ₹600 प्रति MMBTU, वहां पर उतनी पुष्टि मिलती है एक हेड एंड शोल्डर की गिरावट की, और काफी भारी मात्रा में गिरावट आ सकती है जो आपने जुलाई के महीने में देखी थी। न्यूनतम स्तर जो जुलाई में देखा था ₹425 के आसपास, हम वो छूने की क्षमता रखते हैं। ये आजकल का जो है लक्ष्य नहीं है, ये आने वाले कुछ सप्ताहों की बात कर रहा हूं। ओके ओके। बिरेन, आपने सुना विजय जी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए। और जो रशिया नेचुरल रिसोर्सेज बेच सकता है अपनी फंडिंग के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए वो चीज़ अब प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होना शुरू भी हो गई है, तो एक फैक्टर नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बताइए आपका क्या व्यू है, क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं इन स्तरों से, कच्चे तेल पर भी और नेचुरल गैस पर भी? क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे अमेरिकन रिसेशन को भी प्राइसिंग करने लगा है। चाइनीज रिसेशन तो काफी डीपर दिख रहा है क्योंकि 20 साल के बाद चाइना में नेट इंपोर्ट नेगेटिव रहा क्रूड ऑयल के लिए, और यूरोप की जो एनर्जी नीड्स थी विंटर के लिए वो ऑलमोस्ट 95% कवर हो चुकी है। वहाँ भी डच स्पॉट प्राइसेस जो बढ़ के €300 हो गए थे, वो अब 100 के नीचे चले गए हैं। मैं ज़्यादातर स्पॉट मार्केट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मेरा काम स्पॉट मार्केट से ज़्यादा है, फ्यूचर्स में कम ट्रेड करता हूँ। बट मेरा बायस है वो बेरिश है। और विजय भाई ने जो कहा वो 70-75 वो प्राइसेस मुझे गोइंग फॉरवर्ड दिख रहे हैं। गैस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो एक हिसाब से प्योर वॉर कमोडिटी, उनका कमोडिटी जिसको बोलेंगे, तो उस पर मैं क्लैरिटी नहीं रखता हूँ। बट क्रूड ऑयल में इट इज डिस्टिंक्टली टेक्निकली भी और फंडामेंटली दोनों साइड से इसका टर्न बेरिश है। ओके, ठीक है। तो ये तो राय हुई कच्चे तेल पर, नेचुरल गैस पर, दोनों में हालांकि प्रेशर फिलहाल दिखाई दे रहा है। 6783 के आसपास है क्रूड, और नेचुरल गैस आपको 589 के लेवल्स फिलहाल दिखेंगे ट्रेडिंग पर। और जैसे कि कहा विजय जी ने कि आने वाले कुछ सप्ताह में जो प्राइसेस हैं वो वापस जुलाई लोज तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, जो 425 के आसपास के हैं, तो नजर रखिए उन लेवल्स पर भी। लेकिन अब बेस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ वापस प्रेशर आपको दिखाई देगा। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर सभी 1% 1% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। क्या व्यू है आपका बेस मेटल्स पर राहुल, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस स्पेस में? बेस मेटल में आज के लिए हम देखें तो आज हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर बनता हुआ कंटिन्यू रहेगा। कॉपर में हम स्पेशली देखें तो हमें लगता है कि आज के दिन में भी हमें 642 तक के लेवल टच होते हुए दिख सकते हैं। तो आज 650 250 स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हो कॉपर को।
फॉर द टारगेट ऑफ 642। बट यदि 640 का लेवल यदि सस्टेन होता है तो वहां पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कीजिए। यदि 640 के नीचे सस्टेन हुआ तो फिर से सेलिंग बनती है फॉर द टारगेट ऑफ 634 632 के लिए। वहीं हम यदि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं 200 के नीचे सस्टेन होते हुए बन रहा है। मैं यदि अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ 197.55 के नियर बाय चल रहा है। हमें लगता है एक उछाल पे 199 के आसपास में बेचना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 202.40, टारगेट रहेगा 192 का। तो बेस मेटल में एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। हालांकि लेड के अंदर हम देख रहे हैं थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, बट 182 के ऊपर हम देख रहे हैं वहां पे हमेशा सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिख जाता है। तो यदि 182 के आसपास में मिले तो वहां पे बेच के चलिए, यहाँ पे लेड में वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है बेस मेटल्स पर, जहां पर प्रेशर आज के सेशन में साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। शुक्रिया विजय जी, सुब्रमण्यम जी, रुपी पर क्रूड पर अपने व्यूज देने के लिए। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और यहाँ से सीधे रुख करेंगे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन बिल पर जो ड्राफ्ट तैयार किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। सर्टेनिटी कि भाई पुराने समय में जो भी कानून थे, जो भी स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट किसी को हो रखा है, एलोकेशन हो रखा है, कोई लाइसेंस मिला हुआ है, जो भी व्यवस्था अभी है उसका सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए नई व्यवस्था में। कहीं पर भी अनसर्टेनिटी नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे कि डिसरप्शन हो कहीं। तीसरा, टेलीकॉम की ग्रोथ के लिए राइट ऑफ वे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल की ग्रोथ के लिए राइट ऑफ वे की बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। उसके लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक लीगल बैकिंग की व्यवस्था। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स। हम सब जानते हैं किस तरह से आज साइबर फ्रॉड के लिए जो प्राइमरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स हैज़ बिकम दी टेलीफोन हैंडसेट। उसके जरिए से साइबर फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स। पांचवा, किस तरह से इनोवेशन, किस तरह से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और किस तरह से हिंदुस्तान को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक लीडर की तरह स्थापित करें, उसकी एक व्यवस्था। बहुत ही कंसल्टेटिव अप्रोच रखा गया है। सभी के साथ कंसल्टेशन करने के बाद में जुलाई में एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया। उनमें सब सजेशंस आए, अच्छे सजेशंस आए, बहुत सारे सजेशंस आए। कई सारे सजेशन ऐसे थे जो हमने नोट करके रखे हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जिनका प्रोसीजरल इम्पैक्ट है, और जो सजेशंस लॉ से रिलेटेड है उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ड्राफ्टिंग को बहुत सिंपल रखा गया है। बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जितनी भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सबको ध्यान में रख के इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है। बहुत सारे जो ऑब्सलीट आर्काइक प्रोविजंस थे, बिकॉज 1885 के बाद में दुनिया बदल गई, बहुत सारी चीज़ें तो है भी नहीं अभी, तो उन सबको इसमें से रिमूव किया गया है। और आप सबके फीडबैक के आधार पे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कानून की लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी समझ में आनी चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कानून की लैंग्वेज एकदम सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट लैंग्वेज रखी है। बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हैं जिससे कि समझने में आसानी हो, और साथ ही साथ एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी पब्लिश किया है। ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेटरी नोट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लॉ, इट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आगे बढ़े हम लोग इसमें। तो आप सुन रहे थे टेलीकॉम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जो टेलीकम्युनिकेशन बिल है उसके ड्राफ्ट इशू किया गया है डीओटी द्वारा। अब तक जो टेलीकॉम सेक्टर में जो लॉज थे वो ब्रिटिश एरा के थे, और अब ये नए लॉज होंगे जो कि लागू होंगे, तो उसी पर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसके बारे में वो चर्चा करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कॉटन की। दरअसल अमेरिका ने चीनी यान के इम्पोर्ट पर जो रोक लगाई है उसका असर अब भारत पर दिख रहा है। दरअसल यूएस को एक्सपोर्ट होने वाला जो यान है अब चीन भारत भेज रहा है, और चीन से भारत आ रहे यान की जो कीमत है वो काफी कम है। ऐसे में भारतीय यान इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो दिक्कत की स्थिति तो दिख रही है, क्योंकि अगर हम कॉटन प्राइसेस को देखें तो सितंबर 2021 में
पूरे वर्ल्ड में जो चीपेस्ट प्राइसेस थे वो इंडियन कॉटन के थे, लेकिन उसके बाद हमने ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हुए देखे, इंडिया के प्राइसेस भी बढ़े। अब सिचुएशन ये हो गई कि इंडियन कॉटन के प्राइसेस ज़्यादा हैं और जो इम्पोर्ट होके आ रहा है अब ये चीन से, इसके प्राइसेस कम हैं। किस तरीके की दिक्कतें फिलहाल दिख रही हैं? नमस्कार जी। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाइना एक्सपोर्ट ऑफ यार्न कभी भी नहीं करती थी, वो एक्सपोर्ट ऑफ फैब्रिक करती थी। सो आई एम जस्ट करेक्टिंग दैट स्टेटमेंट कि चाइना हैज नेवर एक्सपोर्टेड यार्न, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान की मील, हिंदुस्तान के जो प्रोडक्शन है यार्न के, इट वाज अबाउट से 450 मिलियन किलोज और 450,000 टन्स एवरी मंथ। उसमें से दो तिहाई बांग्लादेश और चाइना जाता था। वो टोटल अभी नहीं के बराबर एक्सपोर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशंस इन बांग्लादेश एंड चाइना। जहां तक चाइना का यूएस ने जो बैन किया है वो आज की बात नहीं है, वो काफी टाइम हो गया है कि दे हैव बैन्ड द प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ चाइनीज कॉटन, एनी प्रोडक्ट विच इज मेड आउट ऑफ चाइनीज कॉटन, जिंगजियांग कॉटन, उसको उन्होंने पाबंदी लगाई है बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड अदर फैक्ट्स विच हैव बीन प्रूवन एंड इट हैज बीन नोटिफाइड। अभी आते हैं चाइना यार्न एक्सपोर्ट टू इंडिया। इसमें काफी बातें हो रही है अभी बीच में, अगर आपको याद होएगा तो इन द मंथ ऑफ मई जून, जब इंडिया के दाम काफी बढ़ गए थे और यार्न के प्राइसेस भी काफी ऊपर हो गए थे, तो काफी एक हल्ला हुआ था कि भाई चाइना से, अपना वियतनाम से, इंडोनेशिया से, जहाँ पे अपना ड्यूटी फैक्टर नहीं लगता है, वहां से बहुत इंपोर्ट हो रहा है। 2000 कंटेनर हो गए, 3000 कंटेनर हो गए। एक्चुअली में वो भी ज्यादा चला नहीं बिकॉज वो भी इंपोर्ट में मुश्किल से इट वाज इन 300 कंटेनर्स वो इंपोर्टेड, बिकॉज importing of yarn and importing of cotton are two different things. It cannot be same because हर requirement of yarn is for a specific purpose. Cotton में तो क्या है कि आपका हल्की भारी भी रुई आ जाएगी तो चल जाएगा, कहीं पे भी यूज हो जाएगी, बट yarn नहीं चलेगा। So नंबर 1, ये जो रिपोर्ट आई है प्रेस के अंदर कि 4000 कंटेनर आ गया, एक नॉर्थ की मिल ने एग्जीक्यूटिव ने कहा 4000 कंटेनर आ गया। 4000 कंटेनर इज अ वेरी वेरी बिग क्वांटिटी एंड आई डोंट थिंक सो, मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी कंट्री से इतनी बड़ी क्वांटिटी लेने की क्षमता कोई भी इंडियन बायर के पास है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक प्राइस का सवाल है कॉटन का, हाँ ये बात बराबर है। इंडियन कॉटन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉटन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक दाखले के रूप में मैं आपको बताता हूँ, आज रेडी कॉटन मिल रहा है आपको MCO5 का साउथ के अंदर, जिसकी कॉस्टिंग आ रही है $1.25, $1.25 फॉर 30 mm कॉटन और एक्सपोर्ट टू इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड ऑल दिस कंट्रीज। एंड इंडोनेशिया में दे कैन बाय द बेस्ट कॉटन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉटन एट 117 सेंट्स पर पाउंड, मतलब 8 सेंट का डिफरेंस है, जो कि टिपिकली इंडियन कॉटन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉटन में, इंडियन कॉटन हमेशा 1000 से 1200 पॉइंट सस्ती होती थी। तो इंडियन कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा कोई संभावित नहीं है बिल्कुल भी। और जहां तक चाइना कॉटन का बात है, चाइना इज द चीपेस्ट कॉटन टुडे इन द वर्ल्ड, चीपेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। बट चाइना से अगर आप एक्सपोर्ट करोगे कॉटन या यार्न, तो यहाँ से एक्सपोर्टर को दे हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग कि वी हैव नॉट यूज्ड एनी प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ चाइना। सो यू नो इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन, बट पीपल मे बी यूजिंग इट, वी डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो कि इंडियन मिल्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ चाइना इंपोर्ट्स। ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन। शुक्रिया अरुण जी समझाने के लिए क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है इंडस्ट्री की और क्या मायने हैं इस डेवलपमेंट के। शुक्रिया वीरेन, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए। समय की कमी है इसलिए आपसे ट्रेड्स नहीं ले पाए, आपका व्यू नहीं ले पाए। शुक्रिया शो में आने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखेंगे वायदा बाजार का पूरा एक्शन वीरेन के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।